कुछ इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, मतलब व्हाट किया ना इंट्रोड्यूस, और कितना इंट्रोड्यूस करूं मैं? आपने कर दिया इंट्रोडक्शन? हाँ, इंट्रोडक्शन हुआ ना। इरफान खान, लेडीज एंड जेंटलमैन। आपका नाम क्या है? Who are you? और नाव की है माई सेल्फ राज बत्रा जी, ओनर ऑफ बत्रा फैशन स्टूडियो। मेरा नाम पान सिंह तोमर है सर। जावेद हबीब। रूहदार। सलाम बॉम्बे मेरी फर्स्ट फिल्म ऑफ इरफान खान और ये फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी, जिसकी डायरेक्टर थी मीरा नायर, जो स्लम के बच्चे और एक्टर दोनों को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहती थी, जिसके लिए वो पहुंची NSD, जहां बेसमेंट में एक प्ले चल रहा था और उस प्ले में उनकी नजर पड़ी एक दुबले पतले से लड़के पर जो थे इरफान। पहले दिन मीरा ने सिर्फ ऑब्जर्व किया, सेकंड डे दोबारा वो शो देखने गई और इस बार उन्होंने इरफान से बात भी की कि क्या तुम फिल्म में काम करना चाहोगे, एंड इरफान गॉट वेरी एक्साइटेड। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले मीरा नायर ने वर्कशॉप रखी कि एक्टर को रियल स्लम के बच्चों के साथ में रहना होगा, उन्हें समझना होगा। बट फिल्म के शूट शुरू होने से 2 दिन पहले DOP ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताई कि इरफान बस्ती की बच्चों की तरह लग ही नहीं रहे। उनकी हाइट 6 फीट 1 इंच है। Irfan was like literally double in height to any kid. He just didn't fit into the frame of an actual street child. अपनी फिजिक की वजह से उनके हाथों से इतना बड़ा रोल चला गया, जिसके लिए वो घर जाकर पूरी रात रोते रहे। मीरा नायर ने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं आगे चलकर तुम्हें रोल जरूर दूंगी, अभी तुम ये छोटा रोल कर लो लेटर राइटर का। यहाँ सब कुशल है, आशा है आप भी कुशल पूर्वक होंगी। ये जो छोटा सा किस्सा मैंने आपको इरफान खान का सुनाया, कुछ ऐसा ही करियर उनका पूरी जिंदगी रहा है, क्योंकि वो ग्रेट एक्टर थे, बट इसके बावजूद 70 फिल्म में से सिर्फ 10 फिल्म्स के अंदर वो आपको एज अ मेन लीड देखने को मिलेंगे। मैंने उनकी हर एक फिल्म देखी और समझा कि कब साहिबजादे इरफान अली खान दे इरफान बने। That was the time I tried to say कि I'm not Khan, I'm just Irfan, you know. और बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इरफान भी कट कर दूंगा। मेरे हिसाब से धर्म एक जो है वो बहुत प्राइवेट चीज़ है, वो आपके और आपके भगवान के बीच का रिश्ता है, वो बहुत प्राइवेट एक रिश्ता है, उसको किसी फॉर्म में लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है? मेरा ही सवाल है दुनिया से। Now he came to NSD, जहां आप सीखते तो हो बट साथ ही साथ आपके कॉन्टेक्ट एंड रिलेशन भी बनते हैं। NSD में उन्हें मिली सुतापा, जो आगे चलकर उनकी वाइफ बनी। वहीं तिग्मांशु धूलिया से भी उनकी दोस्ती हुई, जो गैंग ऑफ वासेपुर में तो विलन थे बट इरफान के लिए रियल लाइफ हीरो, जिनके बारे में इरफान कुछ ऐसा कहते हैं। इकलौता दोस्त है वो, जिसने मुझे बहुत सिखाया है और जिसके साथ मैं मन हो तो मैं हर जन्म में उसके साथ दोस्त बना रहूंगा, और उसको मेरा बस पड़े तो मैं उसको खरीद के अपने घर में रख लूं। क्योंकि जब सारे ही रास्ते बंद हो गए तब तिग्मांशु ने एक उन्हें नया रास्ता बना कर दिया। हुआ कुछ ऐसा था कि सलाम बॉम्बे का रोल उनके हाथ से चला गया, NSD से वो ग्रेजुएट हो गए और बॉम्बे आ गए इस उम्मीद में कि उन्हें रोल तो मिल ही जाएगा। एंड इस कॉन्फिडेंस की वजह थी नसरुद्दीन शाह एंड ओमपुरी, क्योंकि जिस टाइम पीरियड में ये आए थे तब हमारी हिंदी इंडस्ट्री में पैरेलल सिनेमा भी चला करता था, जो कमर्शियल सिनेमा से बहुत ज्यादा अलग था। I was lucky to land up in Bombay when the serious cinema was just beginning to flower. एंड पैरेलल सिनेमा ऐसे एक्टर के सरवाइव में बहुत ज्यादा मदद करता है। बट जिस साल इरफान साहब इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, वो इंडस्ट्री में पैरेलल सिनेमा का आखिरी साल था, क्योंकि इसके बाद में पैरेलल सिनेमा देखना बंद हो गया था तो बनाना भी बंद हो गया। अक्षय सुनील शेट्टी's दौर started. So I was waiting. If I could get 2-minute, 3-minute part, you know, in any film, I was eager to do that. Just become a henchman of somebody, because I came here to do cinema. बॉम्बे जैसे शहर में रहने के लिए आपको काम मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस समय इरफान साहब की किस्मत अच्छी चल रही थी, क्योंकि गोविंद निहलानी का तमश शो सक्सेसफुल रहा था, जिसके लिए उन्हें 3 टीवी मूवीज के प्रोजेक्ट मिले, जजीरे, पिता और रुक्मावती की हवेली, जिनमें से 2 प्रोजेक्ट में उन्होंने इरफान को कास्ट किया। साथ ही साथ उन्होंने इरफान को दृष्टि फिल्म में भी कास्ट किया, जहां पे आपको डिंपल कपाड़िया के लव इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे भी उनका रोल छोटा था। इन 5 फिल्म में से अगर 2 टीवी मूवीज हटा भी दो तो स्टिल इरफान साहब को सिर्फ साइड रोल मिल रहे थे, जिससे हार्डली कोई उन्हें रिकॉग्नाइज करता, और इसी की वजह से आगे चलकर उन्हें फिल्म्स मिलना भी बंद हो गई, जिसकी वजह से उन्हें टीवी सीरियल्स में जाना पड़ा, जहां पे वो काफी पॉपुलर हुए। बनेगी अपनी बात, जो उनकी वाइफ ने लिखा था, यहाँ पे आर माधवन एंड शेफाली शाह भी आपको कास्ट में देखने को मिलते और यहाँ से उन्हें एक पॉपुलैरिटी मिली। बट इससे ज्यादा पॉपुलर वो चंद्रकांता में हुए थे, जहां पे उनका कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया कि पहले वो मर गया था बट TRP की वजह से उन्हें दोबारा जिंदा करना पड़ा। अराउंड 10 इयर्स तक उन्होंने काफी टीवी शोज कर लिए थे, जिसकी वजह से उनके पास में पैसा काफी आ गया था, जिससे वो अपनी वाइफ और उनकी फ्रेंड के साथ में मिलकर प्रोड्यूसर भी बन गए। बट साला अभी जो दिल था ना, वो कहीं ना कहीं फिल्मों में ही अटका हुआ था। फिल्म तो उन्हें करनी थी, क्योंकि टीवी सीरियल्स इरफान साहब को स्पेस नहीं दे रहे थे परफॉर्म करने के लिए, जिससे वो बोर होने लगे। I was bored with acting because
you are repeating in television, you're repeating the same conflict again and again. And if you want to experiment, if you want to do some changes, or if you want to take time, if you want to behave in television, they don't allow because it takes time. But they just wanted me to, blurt out lines, as fast as I could, so that, they can save money in the editing. They can save money otherwise as well, And कुछ फिल्म्स में उन्होंने ट्राई भी किया, बट स्टिल उन्हें सिर्फ साइड रोल ही मिल रहे थे। तब उनकी जिंदगी में आए तिग्मांशु धूलिया, ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम एनएसडी। लेट मी गिव यू अ क्विक ट्रिविया। इरफान साहब 3rd ईयर में थे एंड तिग्मांशु 1st ईयर में। 2nd ईयर हुआ नहीं करता था, इसीलिए बैचमेट्स भी बहुत कम थे। बट स्टिल इरफान साहब की और तिग्मांशु धूलिया की दोस्ती नहीं हुई थी, क्योंकि जो इरफान साहब का इंप्रेशन था वो एनएसडी में इतना खास नहीं था। दुबला पतला सा लड़का जो अपनी किताबों में खोया हुआ रहता था, इसीलिए तिग्मांशु साहब ने बात नहीं की। बट एक दिन तिग्मांशु ने इरफान का प्ले देखा और उस दिन उनकी आंखें इरफान पर रुकी की रुकी रह गई। लेकिन उस दिन से मैंने कहा यार ये तो कुछ करिश्मा है, आंख नहीं हट रही थी उससे। तो ये वो समय था जब ब्रिटिश फिल्म मेकर आसिफ कपाड़िया अपने दोस्त अमित कुमार के साथ में अपनी द वॉरियर फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे, और कास्टिंग के लिए वो ढूंढ रहे थे तिग्मांशु धूलिया को, क्योंकि तिग्मांशु धूलिया ने ही बेंडेड क्वीन की कास्टिंग करके दी थी। तो वो चाहते थे कि तिग्मांशु द वॉरियर की ही कास्टिंग करके दे। एंड कोइंसिडेंटली इरफान साहब उस समय इंडस्ट्री छोड़ने के मूड में थे साइड रोल की वजह से। तब तिग्मांशु ने उन्हें रोका और फोर्सफुली द वॉरियर के ऑडिशन के लिए भेजा, एंड ही गॉट सिलेक्टेड। दैट फिल्म बिकेम लाइफ चेंजिंग फिल्म फॉर इरफान। वॉरियर मिल गई मुझे। वॉरियर ने सडनली जो है मेरा दिशा ही बदल दी। वॉरियर चेंज माय लाइफ, रियली चेंज माय लाइफ। For me, films sometimes play a bigger role than just playing a part. It changed my life. वॉरियर वो फिल्म थी जिस फिल्म के अंदर काम करने के बाद में एक एक्टर की आत्मा तृप्त हो जाती है, क्योंकि बरसों से इरफान साहब भरे पड़े थे। उन्हें स्पून फीडिंग नहीं करनी थी, बल्कि एक्टिंग एंड बॉडी लैंग्वेज से ऑडियंस तक अपनी बात कन्वे करनी थी, यानी कि सबटेक्स्ट एक्टिंग। और वो यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ ज्यादा डायलॉग नहीं है, बस परफॉर्मेंस है। और अगर किसी को इरफान साहब की परफॉर्मेंस देखनी है तो वो द वॉरियर देख सकता है। Finishing the shoot, I couldn't work for 6 months, and I was easy with it. I was not, anxious, or my wife was a little anxious. एक और चीज यहाँ मेंशन करनी बनती है। आसिफ कपाड़िया के दोस्त अमित कुमार वो FTIA के स्टूडेंट थे, और उन्होंने भी एक शॉर्ट फिल्म बना रखी है द बाईपास, और उसमें आपको इरफान साहब भी देखने को मिलेंगे। एंड मैं ये शॉर्ट फिल्म हाईली आपको रेकमेंड करूंगा कि जाओ, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, इसे देखो और उसके बाद में इसके कमेंट सेक्शन पढ़ो, क्योंकि लोगों ने वहां ही से एनालाइज कर रखा है। एंड तिग्मांशु का एहसान सिर्फ वॉरियर तक ही सीमित नहीं है। वो एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे हासिल, और उसे इरफान साहब को सुना रहे थे, और इरफान साहब की बहुत इच्छा थी इस फिल्म में काम करने की, बट वो तिग्मांशु से बोल नहीं सकते थे, क्योंकि तो अब दोस्त से आप ये भी नहीं बोल सकते कि यार आप मुझे कास्ट कर ले, तो फिर दोस्ती इस्तेमाल होने लगती है। घूम घाम के रणविजय का रोल इरफान साहब को ही मिला। एंड आपको अगर मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इस फिल्म का दूं, तो ये फिल्म शुरुआत में मुझे तो कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर लगी थी, बट जैसे जैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो ओल्ड बॉलीवुड लव स्टोरी होती है ना, उस पर एक अलग टेक हमें इस फिल्म के अंदर नजर आता है। चिट्ठियां लिखते हैं बस। चिट्ठियां लिखते हो? सेक्स वेक्स हो गया क्या? इस फिल्म के अंदर उनका नेगेटिव रोल था, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला फॉर द बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल। एंड ये फिल्म मुझे जितनी भी पसंद आई है बिकॉज ऑफ इरफान। एंड दी वॉरियर एंड हासिल की वजह से उन्हें एक और मास्टरपीस मिली, विशाल भारद्वाज के थ्रू शेक्सपियर प्ले मैकबेथ की एडेप्टेशन मकबूल। क्या ही लेजेंडरी कास्टिंग है इस फिल्म के अंदर, यानी कि एनएसडी से जितने भी लोग ग्रेजुएट हुए थे, सीनियर जूनियर, सब इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं। बट स्टिल तब्बू एंड इरफान एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। मानता हूं कि पंकज कपूर की बॉडी अपने आप में एक एक्टिंग कर रही थी, बट इरफान साहब की आंखों का जो कमाल इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है, वो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। और एक और बैक स्टोरी बताता हूँ कि मियां का रोल केके को ऑफर हो चुका था, कमल हसन को भी होने वाला था। साथ ही साथ विशाल भारद्वाज बॉक्स ऑफिस की वजह से इसे एक कमर्शियल फिल्म भी बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो अक्षय को कास्ट करने वाले थे। और ये बात कहीं अवेलेबल नहीं है सिवाय एक राउंड टेबल के। ओ मियां थैंक यू, बिकॉज मैंने मकबूल नहीं की थी। पहले मेरे पास आई थी मकबूल। मुझे पता है तुमने क्या बोला था, क्यों नहीं की थी। हमको भी बता दो। हमें बताते ही नहीं थे। इरफान खान कितने ग्रेट एक्टर है वो ये 2 फिल्म प्रूफ कर चुकी थी। बट हमारी इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम है, टाइप कास्ट। मकबूल एंड हासिल में वो विलन थे, यानी कि गैंगस्टर, और हिंदी इंडस्ट्री ने उन्हें वैसे ही रोल आगे चलकर ऑफर भी किए। हासिल के बाद द काइंड ऑफ रोल्स एवरी डे देयर वर 2 स्क्रिप्ट्स। खलनायक ही खलनायक बनता रहूं, ये मैं नहीं चाहता था कि कुछ और बनाओ। बट इरफान साहब वो पंछी है जिन्हें किसी भी पंजरे में कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो उस केज को ब्रेक करके उड़ जाएंगे। ऑन मैन एट वर्क वाज द लास्ट फिल्म जहां उन्होंने गैंगस्टर का रोल प्ले किया। इसके बाद कभी रोल रिपीट नहीं किया। आई नेवर
like to repeat myself. महेश भट्ट जिन्हें कोविड के टाइम पर बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, यही बंदा इरफान साहब का मेंटोर था। हर इंडस्ट्री में एक बंदा किसी ना किसी को पहचानता, वैसे ही इरफान साहब महेश भट्ट को पहचानते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कसूर फिल्म के अंदर एक छोटा सा रोल मिला और उसी रोल के बाद में गुनाह फिल्म के अंदर विलन का रोल महेश भट्ट ने ऑफर किया। बट गुनाह फिल्म दहेज में बनाई गई थी। गुनाह वो जो फिल्म जैसे होते हैं ना बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं, वो एक फिल्म बनाते हैं हिट, उसके बाद वो 2 फिल्में उसके दहेज में बनाते हैं कि अब फटाफट बनाओ, लपेटो और पैसा आने दो। और महेश भट्ट के मान सम्मान में उन्होंने फुटपाथ फिल्म के अंदर भी कैमियो किया था एज अ भाई। अब यहाँ एक केस स्टडी समझो कि मकबूल एंड हासिल कल्ट फिल्म है, बट बॉक्स ऑफिस पर इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, इसीलिए फिर कौन भला इरफान साहब को मेन लीड में लेना चाहेगा। बट महेश भट्ट वॉज द फर्स्ट फिल्म प्रोड्यूसर जिन्होंने इरफान साहब को कमर्शियल फिल्म के अंदर मेन लीड में लिया। फिल्म थी रोप, जो 2005 में आई थी। समस्या यह है कि इरफान साहब थिएटर एक्टर थे और महेश भट्ट वांट स्पून फीडिंग, जिसके लिए वो बार बार इरफान साहब से कहते हैं कि गंदी एक्टिंग कर, स्पून फीड द ऑडियंस। रोप फिल्म के अंदर इरफान साहब को छोड़कर बाकी सारे ही बुरे एक्टर थे। पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा बुरा था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही और उसके बाद में 2005 से लेकर 2012 के बीच में कभी भी इरफान साहब को मेन लीड कैरेक्टर में देखने को नहीं मिला। बिल्लू वॉज अ फिल्म, बट वहां पे भी एसआरके के ऊपर पैसा लगाया गया था, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का एक रूल है, जो पैसा कमा के देगा उसी पर पैसा लगाया जाएगा। इसीलिए एक भी फेयर चांस नहीं मिला इरफान साहब को खुद को प्रूव करने का, क्योंकि अगर आप 2000 का एरा देखोगे तो इंडस्ट्री में आपको इरफान साहब जरूर दिखेंगे, पर हर वक्त साइड रोल। फिर वही बोरियत उन्हें होने लगी जैसे टीवी सीरियल्स के समय हो रही थी, क्योंकि 2005 से 2012 के बीच में उन्हें इतने बिजार मूवीज एंड कैरेक्टर्स मिले, जिसमें सबसे पहले आती है रीमेक्स फिल्म। एक दौर था जब बॉलीवुड ना हॉलीवुड की अनऑफिशियली रीमेक बनाया करता था, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इरफान साहब उन फिल्म्स के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे चॉकलेट, जिससे वो बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। The chocolate, the film I did, Chocolate. I couldn't watch it, I just saw it. I just saw it in dubbing, and I thought I will never be able to watch this film. Oh yes, I thought no, it's not complete ripoff. If it was complete ripoff, then even that would have been better. But the director tried to add his own thing, and our actors, few actors who were powerful at that time, they tried to influence the story. फिर उन्होंने महेश भट्ट की फैमिली के साथ में एक और फिल्म की, द किलर, जो कि कोलैटरल का रीमेक थी। डेडलाइन सिर्फ 24 घंटे, ट्रैप्ड की रीमेक थी। एसिड फैक्ट्री ये अननोन की रीमेक थी, और इस फिल्म को करते वक्त इरफान साहब को बहुत मजा आया, क्योंकि यहाँ उन्हें एक डॉन का कैरेक्टर मिला था, जो सूट बूट पहन कर रहता है, जो याट चलाता है। एक तरीके से उन्होंने इसे फॉरेन वेकेशन के हिसाब से ही लिया। राइट या रॉन्ग, अबो सस्पिशन की रीमेक है। नॉकआउट फोन बूथ की रीमेक है। और अगर इन सारी ही रीमेक्स में से मुझे कौन सी पसंद है, तो मैं कहूंगा राइट या रॉन्ग, क्योंकि मैं उसे बचपन में देखा करता था और मुझे वो फिल्म बहुत ही ज्यादा यूनिक लगती थी। शायद मैंने उसकी ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा था और अभी भी नहीं देखा, इसीलिए राइट या रॉन्ग मुझे पसंद। कुछ और फिल्म्स भी आती है इस टाइम पीरियड की, जैसे नसरुद्दीन शाह की यूं होता तो क्या होता, जो उन्होंने 2006 में बनाई थी, और ये उनका डायरेक्टर डेब्यू था। और अगर मैं इस फिल्म का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दूं तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नसरुद्दीन शाह क्या कमाल के एक्टर, बस अपना आसमां। इस फिल्म का एक अलग ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, बट इसका यह मतलब नहीं कि फिल्म देखने की जरूरत है। डोंट वेस्ट योर टाइम। एंड देन आती है लाइफ इन अ मेट्रो, जहां पे सबसे कम स्क्रीन टाइम सिर्फ और सिर्फ इरफान साहब को ही मिल रही थी। और ऑनेस्टली मैं कहना चाहूंगा कि सारी परफॉर्मेंस बहुत ही छोटी लगने लगती है मोंटी के कैरेक्टर के आगे। थैंक यू। क्योंकि मोंटी का कैरेक्टर बहुत ही कमाल का है। उसकी शादी नहीं हो रही है, वो लड़कियों को देखने के लिए जाता है और लड़कियों को बहुत ही अनएप्रोप्रिएट तरीके से देखता है और उन्हें अनकंफर्टेबल कर देता है। और इस फिल्म के अंदर इरफान साहब ने क्या स्मूथ एक्टिंग की है भाई। सेम ऐसा ही रोल उनका दिल कबड्डी फिल्म के अंदर भी देखने को मिलता है, जहां वो अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं गर्लफ्रेंड के लिए। और इस फिल्म की कुछ क्लिप्स बहुत ही ज्यादा वायरल है एज अ मीम। व्हाट, ये सब क्या है? What do you think you are? Will Smith, Men in Black? What's going on? तो कमाल Smith, ये क्या सेकंड चाइल्डहुड है? तू चाट खाने लगा है कब से? एक्सप्लोर मैन, एक्सप्लोर। पागल हो गया तू? You've gone crazy. सारा दिन घर पे करते क्या हो? टीवी देखते हैं। अभी डीवीडी पे पिक्चर लगाई थी, क्या नाम है, वेलकम वेलकम। बट इस फिल्म के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि यहाँ सिर्फ एक्टर अच्छा होना सब कुछ नहीं है, डायरेक्टर का भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फिल्म बहुत ही
तुलसी कन्नड़ा मूवी की रीमेक है मुंबई मेरी जान, अनफॉर्चुनेटली मिली नहीं तो मैं देख नहीं पाया। चमकू, लॉर्ड बॉबी का डाउनफॉल में इस मूवी का हाथ कहीं ना कहीं तो है। उसके बाद में 3 ऐसे प्रोजेक्ट जो उन्होंने यशराज फिल्म प्रोडक्शन के साथ में किए, उसमें से एक आती है आजा नच ले, जहां वो एंटागनिस्ट बनते हैं। उसके बाद में न्यूयॉर्क एंड गुंडे, दोनों ही फिल्म की बात मैं एक साथ करना चाहूंगा क्योंकि ये दोनों ही फिल्में सेम नजर आती है। इरफान साहब का 4th इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसके अंदर। उससे पहले आपको एक हीरोइन और 2 हीरो देखने को मिलते हैं। इरफान साहब एक ऑफिसर रहते हैं जो एक मोल तैयार करते हैं इनकी लाइफ के अंदर भेजने के लिए ताकि विलन को वो पकड़ सके। 7 खून माफ, डायरेक्टेड बाय विशाल भारद्वाज, जिस फिल्म के अंदर प्रियंका चोपड़ा आपको मेन लीड में देखने को मिलेगी और यहाँ प्रियंका चोपड़ा के 7 हस्बैंड होते हैं। उसमें से 3rd हस्बैंड इरफान साहब होते हैं जो कि एक कश्मीरी पोएट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, बट जैसे ही वो बेड पर आते हैं वो हार्डकोर हो जाते हैं, अपनी पत्नी को मारने लगते हैं। एंड इस रोल में एंटर करने में इरफान साहब को थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी, जिसके लिए उन्होंने एक गजल की मदद ली थी। अब गजल का और रोल का कोई लेना देना नहीं है, बस ये उनकी एक अप्रोच थी कैरेक्टर के अंदर एंटर करने के लिए। साथ ही साथ इस फिल्म में एक बहुत बड़ा सीक्वेंस शूट हुआ था इरफान साहब का, बट फाइनल कट में वो रिलीज नहीं हो पाया क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था। बट इरफान साहब की बहुत ही दिली ख्वाहिश थी कि उस वर्जन को यूट्यूब के ऊपर रिलीज किया जाए। तो अब तक इरफान साहब की लाइफ में कुछ ज्यादा अच्छा हो नहीं रहा था। इस तरफ से मेरा मतलब है हिंदी इंडस्ट्री में। हॉलीवुड में उन्हें काफी अच्छे रोल मिल रहे थे, हॉलीवुड में उनकी एक अपनी पहचान बन रही थी, या फिर ये कहूं कि इंडिया की पहचान इरफान साहब बन रहे थे। और इन सब की शुरुआत होती है उस एक प्रॉमिस से जो मीरा नायर ने उस लेटर राइटर से किया था सलाम बॉम्बे के अंदर, अशोक गांगुली द नेम से। मीरा नायर फुल श्योर थी कि सारी कास्टिंग में करूंगी, बस अशोक गांगुली का रोल में सिर्फ और सिर्फ इरफान को ही दूंगी, और इरफान साहब ने इसमें फाइनेस्ट परफॉर्मेंस दी। बट ये फिल्म इंडिया में इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है, बट हॉलीवुड में ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही, जिसकी वजह से उन्हें और भी आगे चलकर हॉलीवुड में प्रोजेक्ट्स मिले। बट उससे पहले खुद मीरा नायर ने उन्हें 3 और प्रोजेक्ट ऑफर किए। माइग्रेशन, जहां पे वो एक गे मैन पोर्ट्रे करते हैं। उसके बाद में एड्स जागो, जो विशाल भारद्वाज और मीरा नायर ने डायरेक्ट की थी। उसके बाद में एक एंथोलॉजी सीरीज आती है न्यूयॉर्क आई लव यू। इसके कास्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उन्होंने एक इंग्लिश फिल्म की पार्टीशन, जो एक्चुअली में गदर मूवी की रीमेक है, विदाउट वायलेंस और एक्शन। उन्होंने गदर का यूएसबी निकालकर एक रीमेक फिल्म बना दी, अ माइटी हार्ट विद एंजेलिना जॉली। ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जहां वॉल स्ट्रीट जर्नलिस्ट रिपोर्टर को पाकिस्तान में किडनैप किया जाता है और एसएसपी सीआईडी ऑफिसर आकर इस केस को सॉल्व करते हैं। इसका एक इंडियन वर्जन हंसल मेहता ने भी इंडिया में बना रखा है। देन एक छोटा सा रोल उन्होंने द दार्जिलिंग लिमिटेड में फादर का किया। उसके बाद में आई स्लम डॉग मिलियनेयर, जहां पे वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं। और इस फिल्म को वो इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं मानते क्योंकि और भी इंडियन कास्ट इस फिल्म के अंदर थी और इरफान साहब को इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। उसके बाद में उन्होंने फाइनली एक एजेंसी को हायर किया जो उनको इंटरनेशनल मार्केट के ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटी ला कर देती, क्योंकि उसी टाइम पीरियड में एक डायरेक्टर था जो अशोक गांगुली को ढूंढ रहा था अपने टीवी शो इन ट्रीटमेंट के सीजन 3 के लिए। और यहाँ इरफान साहब को ये रोल ऑफर हुआ, फिर से एक बंगाली कैरेक्टर, और यहाँ पे वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड थे। That man whom I was playing was so sad and so complicated that I have never faced those kind of complications, and But I was not enjoying myself in that space. I was waiting when this role would be over and I'll be not in this space. एंड इस शो की वजह से उन्हें दी अमेजिंग स्पाइडरमैन फिल्म भी ऑफर हुई थी और इस फिल्म में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यही बोलकर इस फिल्म को इंडिया में सेल आउट भी किया जा रहा था। बट जब इरफान साहब ने फिल्म को देखा तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल था जिसे काट दिया गया था और 3 सीन में आपको नजर आते हैं। बट डीप डाउन ये साल इतना भी बुरा नहीं था क्योंकि इसी साल उन्हें एंगली की फिल्म लाइफ ऑफ पाई में ओल्ड पाई का कैरेक्टर मिला। बट स्टिल ये रोल भी उनके लिए चैलेंजिंग था क्योंकि एंगली ने उन्हें फिल्म कंप्लीट होने के कई मंथ बाद दोबारा कॉल करा और कहा कि जितना भी तुमने अब तक शूट किया उसे दोबारा हमें शूट करना पड़े। और इरफान वाज लाइक, शूट करना डिफिकल्ट नहीं है। तो कई बार आप दोबारा सीन शूट कर सकते हो, लेकिन जो इमोशनल सीन होते हैं, इतने इमोशनल, जो कि लास्ट में स्पीच है मेरी पाए के अंदर, वो बहुत मुश्किल होता है। I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. एक्चुअली में बुक के अंदर एंड मूवी के अंदर ये जो 4 लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि फिल्म की पूरी कहानी इन्हीं 4 लाइन में आकर सिमट जाती है।
एंड एक्चुअली में इस फिल्म को रीशूट करने के पीछे का रीजन भी यही 4 लाइन थी, क्योंकि ओल्ड पाई का कैरेक्टर जिसको कहानी सुना रहा होता है, जो कैरेक्टर उनसे मिलने के लिए आता है, वो पहले टॉबी मैगवायर को ऑफर हुआ था। और टॉबी मैगवायर एक्चुअली में स्टार है बहुत बड़े, जिसकी वजह से वो जब फिल्म के क्लाइमैक्स में वो लाइन सुन रहे होते हैं तब वो उन लाइंस की इंपॉर्टेंस को खत्म कर देते हैं, क्योंकि ऑडियंस का फोकस टॉबी के कैरेक्टर के ऊपर। एंड इसीलिए एंग ली ने सोचा कि टॉबी को हटाओ, एक नॉर्मल एक्टर को लेकर आओ, जिसकी वजह से ये लाइन और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाए। एंड वाकई जब इरफान साहब फिर से उन लाइंस को डिलीवर करते हैं तो उनका कैरेक्टर मेमोरेबल बन जाता है। एक्चुअली में उनका कैरेक्टर मेन कैरेक्टर नहीं था, बट वो लाइंस इतनी खूबसूरती से डिलीवर करते हैं। और सेम ऐसा ही कुछ दी नेमसेक में भी हुआ था। उस फिल्म के अंदर भी उनका कैरेक्टर मेन नहीं था, बट क्लाइमैक्स में एडिटर ने उनका एक सीन डाला जहां पे वो एक लाइन डिलीवर करते हैं और वहां भी वो मेमोरेबल बन जाते हैं। How long do I have to remember it? Remember it always. Remember that you and I made this journey and we went together to a place where there was nowhere left to go. You know, there's this old saying that there are no small parts, there are only small actors. क्योंकि जोरासिक वर्ल्ड के जो डायरेक्टर थे वो इरफान को कास्ट करना चाहते थे द नेमसेक को देखने के बाद में, और उन्होंने वहां पे उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा रोल ऑफर किया था, ना कि इन्फर्नो की तरह बस साइड रोल दे दिया कि ताकि हम इंडियन मार्केट को भी ग्रैब कर सके। उसके बाद में लास्ट हॉलीवुड फिल्म 2018 में पजल, वहां पे भी डायरेक्टर इरफान साहब के साथ काम करना चाहते थे। डायरेक्टर को कोई मैटर नहीं करता कि फिल्म का कैरेक्टर रॉबर्ट अमेरिकन है या इंडियन है, बस वो इरफान साहब को लेना चाहते थे। और इरफान साहब ने भी दिल खोल के इस फिल्म के अंदर काम किया, भले ही एक इंडी फिल्म थी, क्योंकि एक आइडियोलॉजी इरफान साहब की कि रोल छोटा हो चलेगा, कहानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने बंगाली डायरेक्टर के साथ भी काम किया है। एक्चुअली में वो बंगाली डायरेक्टर ने इरफान साहब को अप्रोच किया, कहा कि एक रोल है आपके लिए। इरफान साहब एक्साइटेड हुए और उन डायरेक्टर की सारी फिल्म एक रात में देख ली विदाउट सबटाइटल, और हंस हंस के वो पागल हो गए। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं आपकी फिल्म में काम करना चाहूंगा, और साथ ही साथ उन्होंने उस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया। वो फिल्म थी नो बेड ऑफ रोजेस। ये जो हॉलीवुड का सक्सेसफुल करियर हमने इरफान साहब का देखा, ऐसा करियर उनका हिंदी सिनेमा में नहीं था। हिंदी सिनेमा उन्हें सिर्फ और सिर्फ साइड रोल ही ऑफर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री से काफी ज्यादा नाराज थे। और फिर आए तिग्मांशु धूलिया उनकी जिंदगी में दोबारा और कहा कि रुक, तेरे को नेशनल अवार्ड दिए बिना तेरे को भेजेंगे नहीं हम। एंड इस डुओ ने फिर से हिस्ट्री रिक्रिएट की, इस बार और ज्यादा बड़ी। The second best actor award goes to पान सिंह तोमर के लिए इरफान। A unique story of transformation of an international sportsperson to a dacoit. A difficult role, very convincingly played. Best film ये हमारा सबसे बड़ा मेडल है साहब। बेसिकली पान सिंह तोमर है क्योंकि उसमें इरफान खान है, और ये पहली बार था कि किसी ने इरफान साहब को मेन लीड में लेकर फिल्म बनाई। 1989 से 2012 तक कभी किसी ने इरफान साहब को मेन लीड में लेकर फिल्म नहीं बनाई। कभी किसी ने उनके ऊपर पैसा नहीं लगाया, क्योंकि उनका मार्केट पुल इतना बड़ा नहीं था, ऐसा लोगों को लगता था, जिसकी वजह से दबंग फिल्म भी उनके हाथों से चली। दबंग की स्क्रिप्ट आई थी मेरे पास पहले, लेकिन उससे कुछ कारण रहे थे कि वो नहीं हो पाई थी। दबंग के प्रोड्यूसर्स ने कहा कि इरफान इतना बड़ा मार्केट पुल नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमें हैंडसम सलमान खान को लेना होगा। सलमान खान हैंडसम? एंड ऐसा ही कुछ डी डे के टाइम पे हुआ। डी डे निखिल आडवाणी की फिल्म है, जिसमें इरफान साहब रॉ एजेंट बनते हैं। इस फिल्म के अंदर से लव स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले को टाइट कर दो तो ये बहुत ही कमाल की फिल्म बन सकती है। बट उससे भी इंटरेस्टिंग, इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एयरलिफ्ट फिल्म की स्क्रिप्ट भी सुनाई गई थी। बट इरफान साहब ने कहा यार स्क्रिप्ट बहुत कमाल की है, बट अगर मैं करने के लिए जाऊंगा तो कोई भी प्रोड्यूसर इतना पैसा नहीं लगाएगा, और ये कम बजट में तो नहीं बन सकते, इसीलिए एयरलिफ्ट भी उनके हाथों से चली। सो पान सिंह तोमर वॉज द फर्स्ट फिल्म, बट स्टिल इस फिल्म को प्रोड्यूसर रिलीज ही करना नहीं चाहते थे। वो उन्होंने इस फिल्म को बंद किया और ताले में रख दिया। एंड बहुत मेहनत के बाद ये फिल्म रिलीज हुई, वो भी 2 वीक के अंदर विदाउट एनी पब्लिसिटी। प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने अपने तालों में उसको बंद कर दिया विदाउट एनी पब्लिसिटी। नोबडी न्यू दैट एक रोखंडवाला में एक पोस्टर, मनी का बैग लेके दौड़ रहा है वो। एंड उसका कुछ 80 लाख 90 लाख ऐसा कुछ पहला दिन। सो एंड सडनली आग लगना शुरू हुई है, एंड सडनली द फिल्म स्टूड ऑन इट्स ओन मेरिट्स। एंड पान सिंह तोमर की रिलीज ने इरफान साहब को एक बात जरूर सिखा दी थी, आपको इख्तियार होना चाहिए कि आप अपनी फिल्म रिलीज कर सको। इसीलिए मैं जो है
कई बार कुछ फिल्मों प्रोड्यूस करता हूँ, को प्रोड्यूस बन जाता हूँ। और तब वो बने प्रोड्यूसर नेक्स्ट फिल्म द लंच बॉक्स, जिसके लिए उन्होंने क्रिस्टोफर नॉलन की इंटरस्टेलर फिल्म को टाइम नहीं दे पाए और इस फिल्म के वो प्रोड्यूसर भी थे। एंड एक्चुअली में ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है क्योंकि लंच बॉक्स वो एक ऐसी फिल्म थी जो जब मैं स्क्रिप्ट लेके घूम रही थी तब सबने कहा कि इसमें कौन ही पैसा डालेगा, ये कौन ही देखेगा। फिर मैंने स्टडी किया कि इंडिया और फ्रांस की ट्रीटी है जो 1985 में साइन हुई थी। आई वाज द फर्स्ट वन टू यूज द को प्रोडक्शन ट्रीटी इन 2011-12 क्योंकि जो ये फिल्म की टोन लैंग्वेज वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल ऑडियंस को भी कैटर कर सकती है और ये कई फिल्म फेस्टिवल में गई और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई बाहर की तरफ। ये इतनी पॉपुलर हुई कि इस फिल्म को ऑस्कर भी मिल सकता था अगर इंडिया का पॉलिटिक्स किसी गुजराती फिल्म को नहीं बेचता, जैसा उन्होंने आरआर के टाइम पे किया था। इसके बाद में 2 और फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की, मदारी एंड करीब करीब सिंगल। क्योंकि फिर मैं वही बात पर आ जाऊंगा कि कोई भी प्रोड्यूसर इरफान साहब पर ज्यादा पैसा लगाने को रेडी नहीं था, भले इरफान साहब के अंदर बहुत से किरदार थे। रणवीर सिंह टाइप पे तो रूहदार, बट इन सारे ही किरदारों में सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता है वो है मिडिल क्लास मैन डूइंग मिडिल क्लास थिंग। क्योंकि जब मैंने पहली बार पीकू फिल्म देखी थी तो आई स्टिल रिमेम्बर कि आई फेल इन लव विद इरफान खान। क्योंकि दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन भी उस फिल्म के अंदर थे, बट वो एक्टिंग कर रहे थे, बट इरफान खान उस कैरेक्टर को जी रहे थे। करोगे शादी? माथा खराब नहीं है मेरा। और मिडिल क्लास मैन डूइंग मिडिल क्लास थिंग को अगर किसी ने बेस्ट वे में यूटिलाइज किया है तो वो है हिंदी मीडियम। 14 करोड़ में बनाई गई थी और 322 करोड़ की इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। ये इरफान साहब के करियर की फर्स्ट एंड लास्ट हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है। इरफान जैसे एक्टर के एल्टीट्यूड को आप बॉक्स ऑफिस से काउंट नहीं कर सकते, बट इंडस्ट्री की यही तो इशू है कि आपको कलेक्शन करने की बहुत जरूरत है इंडस्ट्री को प्रूव करने के लिए। वरना इससे पहले भी कॉमिक कैरेक्टर इरफान साहब ने पुल ऑफ किए हैं, जैसे संडे फिल्म। उस फिल्म के अंदर अरशद वारसी और इरफान साहब ही पूरी फिल्म को अपने जोक और एक्टिंग से कैरी करते हैं। साथ ही साथ बिल्लू, वहां पे भी वो एक अलग सटल किस्म की कॉमेडी करते हैं। एंड एक और फिल्म आती है थैंक यू, वो भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वहां उस फिल्म के अंदर अगर आपको जज करना है ना तो आप सुनील शेट्टी की कॉमेडी देखो और उसके बाद में इरफान साहब की कॉमेडी देखो, आपको समझ में आएगा क्या एफर्टलेसली एक्टिंग कर रहे हैं इरफान साहब उस फिल्म के अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे उस कैरेक्टर को वो जी रहे हैं। तो इसको तब तक ऐसे ही पकड़ के बैठा रहा हूँ, ये चाय का कप है कि वर्ल्ड कप है? इरफान बीइंग इरफान वो शुरुआत से ही कहीं ना कहीं हमें नजर आ जाता है, जिसकी और अच्छे से एग्जांपल अगर दूं तो करीब करीब सिंगल एंड कारवा दोनों ही जर्नी फिल्म है। दोनों ही फिल्म के अंदर आपको इरफान साहब का कैरेक्टर बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा और कारवा अच्छी पॉपुलर फिल्म है, बट मुझे लगता है करीब करीब सिंगल अंडररेटेड फिल्म है क्योंकि इस फिल्म के अंदर बाबिल की अपीयरेंस भी देखने को मिलती है क्योंकि इरफान साहब ने प्रोड्यूस की थी। कुछ और डिफरेंट रोल्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, जैसे हैदर, जिस फिल्म को विशाल भारद्वाज ने बनाया था और उस फिल्म के अंदर इरफान साहब का कैमियो होता है एज अ रूदार। और ये कैमियो इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बेस्ट कैमियो, क्योंकि जब रूदार स्क्रीन पर आता है और कहता है दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, झेलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ, मैं हूँ पंडित। एक और डायरेक्टर है अनूप सिंह, जिन्होंने इरफान साहब के साथ में 2 फिल्म बनाई है, किस्सा अ टेल ऑफ लोनली गोस्ट एंड सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस। दोनों में ही इरफान साहब का कैरेक्टर नेगेटिव देखने को मिलता है और दोनों ही फिल्म के अंदर डार्क टोन रखा गया है, कुछ अलग ही हमें देखने को मिलता है। और अगर स्पेशली मैं बात करूं किस्सा फिल्म की तो ये मुझे और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि यहाँ जो इम्बर सिंह का कैरेक्टर है वो आपको हॉन्ट करता है और इरफान साहब ने जो वहाँ परफॉर्मेंस की है, आई डोंट नो, इससे पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मैंने इरफान साहब का नहीं किया था। एक और फिल्म है जिस फिल्म के अंदर कोई आकर कहता है इरफान साहब को कि क्या सर जाने दिया? अबे मोहब्बत है इसीलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। फिल्म थी जज्बा, जहां पे ऐश्वर्या राय का बॉलीवुड में कमबैक होता है और मुझे लगता है कि ये जो बॉलीवुड है ना, ये इरफान साहब को सिर्फ ऐसी ही चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आजा नचले में माधुरी दीक्षित का कमबैक हो रहा था, अपोजिट इरफान साहब को रख दिया जाता है। 7.5 फेरे करके एक फिल्म है जहां जूही चावला का कमबैक होता है, इरफान साहब। कहीं ना कहीं तुलसी मूवी में भी शायद मनीषा कोइराला का थोड़ा बहुत कमबैक था, वहां भी इरफान साहब। बॉलीवुड ने सिर्फ इरफान साहब को इसी तरीके से इस्तेमाल किया है। 2 और फिल्म मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, ब्लैकमेल एंड ये साली जिंदगी। दोनों ही डार्क कॉमेडी फिल्म है
जहां एक तरफ इरफान साहब की बीवी का अफेयर चल रहा होता है तो दूसरी तरफ उनकी गर्लफ्रेंड का अफेयर चल रहा होता है। और ये सारी जिंदगी को सुधीर मिश्रा जी ने बनाया है। और मैं कहूंगा कि आज का तो नहीं पता, बट 2011 के हिसाब से ये बहुत ही यूनिक फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आपको यूनिक ट्रॉप्स देखने को मिलते हैं। जहां एक होता है कि सुशांत का कैरेक्टर किसी को मारने के लिए आता है, बट वो बंदा योगा कर रहा होता है क्योंकि उसका पेट साफ नहीं होता। तो सुशांत का कैरेक्टर कहता है कि यार मुझे एक पोजीशन आती है, मैं तुम्हें करके बताता, और वो पोजीशन करते करते उस बंदे को वो जान से मार देता। और उसके बाद में उस बंदे के अंदर से आवाज आती है कुछ ऐसी, डोंट वरी, मैं तलवार को नहीं भूला। बस मैं तलवार को लास्ट में बताना चाहता था, क्योंकि तलवार फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट क्राइम ड्रामा फिल्म, और ये फिल्म फेस्टिवल्स में भी ट्रेवल करके आई है। और इरफान साहब के लिए अब फिल्म फेस्टिवल में आना एक आम बात हो गई, उनकी हर एक चौथी फिल्म फेस्टिवल्स में आ जाती थी। बट तलवार फिल्म को लास्ट में रखने के पीछे का एक और रीजन है। मेघना गुलजार जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, और वो इरफान साहब को किरदार शो के टाइम से जानते थे। मेघना गुलजार के फादर गुलजार साहब ने इस शो को डायरेक्ट किया था, और 2 एपिसोड में इरफान साहब देखने को मिलते हैं। और तब से ही इरफान साहब मेघना गुलजार को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं, तब उन्होंने उन्हें तलवार फिल्म में लिया। एंड ऐसा ही कुछ पैटर्न इरफान साहब का पूरी जिंदगी रहा है। इन ट्रीटमेंट एंड जोरासिक वर्ल्ड क्यों मिली, क्योंकि उन्होंने दी नेमसेक कर रखी। मकबूल क्यों मिली, क्योंकि उन्होंने हासिल एंड वॉरियर कर रखी। इसी तरह कई फिल्म मेकर इरफान साहब से जुड़ते गए। जैसे कारवा का कोट है ना कि मैं अकेला ही चला था जनाबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। जयपुर से NSD के लिए वो अकेले ही निकले थे, पर किसी को पर्सनालिटी पसंद आई तो किसी को प्रोफेशन पसंद आया, तो कईयों को इंसान बहुत पसंद आया, जिस इंसान की कमी हमेशा उन्हें महसूस हो। क्योंकि 2018 में इरफान साहब ने ट्विटर पर डिस्क्लोज किया अपने फैंस के लिए कि मुझे रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर है। साथ ही साथ वो ट्विटर पर ये भी लिखते हैं कि मैं रेयर स्टोरीज ढूंढने निकला था, पर मुझे रेयर डिजीज मिल गई। और वाकई ये बात कितनी सच है कि 2012 में पान सिंह तोमर से उन्होंने उड़ना शुरू ही किया था। उन्हें उनके लायक कहानियों में मुख्य भूमिका मिलना शुरू ही हुई थी। वो बहुत सी नई कहानियां, बहुत से नए किरदार अपने अंदर से निकाल ही रहे थे कि 6 साल बाद उन्हें कैंसर ने रोक दिया। जैसे वो ट्रेन में बैठे हों बहुत देर से, और अब उन्हें सफर में मजा आने ही लगा था कि टीसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा तुम्हारा स्टेशन आ गया, तुम उतर जाओ। इरफान साहब ने टीसी से कहा कि नहीं, अभी तो मुझे और दूर जाना है, पर टीसी नहीं माना और उन्हें ट्रेन से उतार दिया। इन्हीं 4 लाइंस की तरह उनकी पूरी जर्नी महसूस होती है। 1.5 साल तक उन्होंने कोई फिल्म नहीं की, क्योंकि वो लंदन में अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। वो बहुत तकलीफ में थे, बहुत दर्द में थे, और उस दर्द को एक्सप्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान से बड़ा अगर कोई है तो वो दर्द है। ऐसा ही उन्होंने एक पर्सनल मैसेज विशाल भारद्वाज को भी भेजा, जो उन्होंने शेयर किया। बदन में बहुत सारे जॉनर की स्क्रिप्ट एक साथ चल रही है, कभी कोई थ्रिल आगे आ जाता है तो कभी कोई कॉमेडी, कभी टाइम के अगेंस्ट रेस चलती है तो कभी टाइम ऐसे मध्यम पड़ जाता है कि कितना भी ताकत से धकेलो हिलता ही नहीं। यूके से ट्रीटमेंट कंप्लीट कराने के बाद में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की। उस फिल्म के अंदर वो बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं। खूबसूरत से मेरा मतलब मिडिल क्लास मैन, क्योंकि उन्हीं का कहना है कि एक फिल्म के अंदर एक्टर कभी भी अपना 100% नहीं देता, बट उस फिल्म के अंदर आपको इरफान साहब का 100% नजर आता है। नजर उनकी आंखों में आता है, उनकी वॉइस में सुनाई देता है, क्योंकि वो स्टिल बीमार थे, बट फिर भी उन्होंने उस फिल्म को कंप्लीट किया। जिस एक इंसिडेंट को राधिका ने शेयर किया कि फिल्म का लास्ट शूट कंप्लीट हो चुका था, वो बहुत ही दर्द में थे और वो जाकर अपनी कार में बैठ गए। मैं दौड़कर उनके पास गई और कहा कि सर एक सेल्फी। तो इरफान साहब ने कहा कि सेल्फी की क्या जरूरत है, अब आपको हमेशा मेरे साथ ही याद किया जाएगा। इन वर्ड से महसूस होता है कि कहीं ना कहीं इरफान साहब को भी पता था कि ये उनका आखिरी किरदार, आखिरी नाटक है, क्योंकि 29 अप्रैल 2020 को उनका देहांत हो गया। मैं समझता हूँ कि आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपको अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता। I don't want to be remembered. Yeah. No. I just want to know what's going to happen after I'm gone. After you leave your body, if I can feel that for a moment, that will be my worthy being alive. Life has deliberately gave me signals that don't plan. There is a God, let him come. I would seek him. I would find him. मैं बोलता हूँ भाई मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे वापस आना है यार, मैं तो कुछ जाना ही नहीं मैंने। I don't want मोक्ष, मुझे तो चाहिए बार बार जन्म चाहिए और बार बार जिंदगी चाहिए। There's so much which you haven't done. In next life, I won't choose to become an actor. मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा।